हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनित आईएएस जेडआरबी 2। आइए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का स्पीकर ये मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो भारत में जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसको चयनित किया जाता है। नई लोकसभा के समय प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और फिर प्रोटेम स्पीकर ही जो नए सारे सांसद हैं उन सबको शपथ दिलाता है और लोकसभा स्पीकर के चयन में सहायता करता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है इसके लिए आर्टिकल 93 में प्रोविज़न किया गया है। संविधान का आर्टिकल 93 इससे संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूते रखें, ये उपबंध किसमें किया गया है? तो देखिए, ये मौलिक कर्तव्यों में इसकी चर्चा है। संविधान का जो मौलिक कर्तव्य है उसमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। एक्चुअली जो मौलिक अधिकार थे उनके पूरक के रूप में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जगह दी गई है कि हम जिसे अधिकार दे रहे हैं उसको अपने कर्तव्यों का भी एहसास होना चाहिए, इस भावना के साथ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। बिल्कुल सही है। जो धन विधेयक है इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 109 और 1010 में की गई है, 109 110 में किया गया है। और राज्यसभा में जो धन विधेयक है उसको अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, ये भी सही है। राज्यसभा जो है वो अनुदान के मांगों पे मतदान नहीं कर सकती, ये अधिकार सिर्फ लोकसभा के पास है। और वार्षिक वित्तीय विवरण पे चर्चा हो सकती है, ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न भी यूपीएससी में ही 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की अगर मूल उद्देश्य की बात करेंगे तो विकास में जन भागीदारी, बिल्कुल करेक्ट है। और इसके करेक्ट होने के बाद देखिए सी वाला ऑप्शन तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि सत्य पूछा गया है। दूसरा है राजनैतिक जवाबदेही और तीसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। हम एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये भी एकदम क्लियर है और 1 3 तो बिल्कुल होगा, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। ऐसे में वित्तीय संग्रहण इसका मूल उद्देश्य तो नहीं हो सकता है। वित्तीय संग्रहण पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य नहीं है कि टैक्स कलेक्शन करना है। अब बात आ गई, ए और बी में से आपका कोई एक आंसर होगा। और यहाँ पे राजनीतिक जवाबदेही, जो अकाउंटेबिलिटी है पॉलिटिकली, वो बात हो रही है, तय होगी या नहीं इसके मूल उद्देश्यों में। तो देखिए, राजनीतिक जवाबदेही इसका मूल उद्देश्य नहीं है। राजनैतिक जवाबदेही पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य नहीं है। उसके लिए हमारे पास संसद है, विधानसभाएं हैं, वहाँ पे कार्यपालिका विधायिका के समक्ष जो है वो उत्तरदायी है, अकाउंटेबल है, उसे खड़े होकर के विधायिका के प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। तो मूल उद्देश्य यहाँ पे जन भागीदारी है, विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य। आंसर भी हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड का यूपीएससी के क्वेश्चंस में या किसी भी जीएस के क्वेश्चन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से अप्लाई करें तो पेपर का एक बड़ा भाग बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। हमें साथ साथ इसे भी सीखना है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की अनुसूची में किसमें है? तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ये केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की बात करता है, जिसमें केंद्र सूची में केंद्र सरकार द्वारा जो लगाए जाने वाले शुल्क और करों की चर्चा है और राज्य सूची के अंदर राज्य द्वारा लगाए जाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के संदर्भ में कौन सा चालू खाते का हिस्सा बनता है? व्यापार संतुलन करेक्ट है। विदेशी परिसंपत्तियाँ, तो ये तो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होगा। देखिए, भुगतान संतुलन खाता 2 तरीके का होता है, एक चालू खाता होता है, दूसरा उसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता होता है। तो व्यापार संतुलन जो है ये वस्तुओं के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित है, जो कि चालू खाते का हिस्सा है। अदृश्यों का संतुलन, ये भी, अदृश्यों का मतलब गुड्स, ऐसे गुड्स जो इनविजिबल हैं,
यानी कि सर्विसेज का ट्रेड, उनको क्या कहा जाएगा, चालू खाते का हिस्सा माना जाता है। एसडीआर इसमें शामिल है। एसडीआर जो है आईएमएफ की मुद्रा है, और विदेशी परिसंपत्तियां ये कैपिटल अकाउंट का हिस्सा हैं। आंसर आपका 1 और 3 हो जाएगा। तो 1 और 3, बाकी ये विदेशी परिसंपत्ति, विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर, ये सब हमारे पूंजी खाते का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यही है पंचायती राज कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 2009 के बाद 2015 में फिर पूछा गया कि कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें जो है स्थापित किया गया है, वो है डीपीएसपी। जो डीपीएसपी है ये राज्य के लिए लोक कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करता है कि किस तरीके से राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में अपने उद्देश्यों में सफल हो, और यहाँ सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की जाती है। तो डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय तो नहीं है, लेकिन राज्य के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करता है। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया, तो राजस्थान में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में, जो कि दूसरा राज्य था। अगला है, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्न पर विचार करिए। ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल सही है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या डीपीएसपी में की गई है, और इसमें जो वो अंतर्विष्ट तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। न तो डीपीएसपी प्रवर्तनीय है, न मौलिक कर्तव्य, और न ही प्रस्तावना, लेकिन मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। तो देखिए, कुछ मैंने क्वेश्चंस पॉलिटी के डिस्कस किए जो आईएएस के पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही आसान है, और अगर आप थोड़ी सी बारीकी के साथ चीज़ों को पढ़ेंगे तो यहाँ किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं आने वाली है। तैयारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे कंसंट्रेट करें, क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें, क्योंकि बिना इसके समझे हम अपने आप को सही डायरेक्शन में आगे नहीं ले जा सकते हैं।